चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम का ये पहला टॉपिक है। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन सुन लो। रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी कितने टाइम में, कितनी जल्दी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसको मैथमेटिकली हम कहें तो चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम से मुराद, इसको ऐसे भी देख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कह रही हूँ कि कितनी टाइम में ये रिएक्टेंट्स, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। ठीक है, अब इसमें कितने टाइम में हुए, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, या फिर मैं से कह सकती हूँ चेंज इन दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट भी हो सकता है या प्रोडक्ट, पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम मतलब मैंने चेंज इन टाइम क्यों लिखा है, इसको ये देख लो कि ग्राफ, लेट सपोज मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बना रही हूँ, कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ अगर मैं बनाती हूँ तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ये ऐसे क्यों बनेगा कि देखो मैंने इस टाइम पे कंसंट्रेशन देखनी है। ठीक है, इस टाइम पे T1 पे कंसंट्रेशन देखी C1, यानी T1 पे कंसंट्रेशन C1 थी, तो जैसे ही टाइम बढ़ा उस पे मैंने कंसंट्रेशन जब ग्राफ प्लॉट करके रिकॉर्ड की तो वो मेरी निकली C2। अब देखो टाइम बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है ना प्रोडक्ट की, ये समझ आ रही है। इसीलिए हमारा जो है हम डेल्टा टी, ये इसका चेंज हम डेल्टा टी करेंगे और इसके चेंज को C1 से जो C2 का चेंज है वो डेल्टा सी कहलाएगा। ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, रिएक्टेंट होगा तो उसका उल्टा होगा। प्रोडक्ट तो अपेयर हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन रहा होता है। ठीक है, प्रोडक्ट की अपेयरेंस हो रही होगी, प्रोडक्ट बन रहा होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रही हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट अपीयर होगा और रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा हमारा, डिसअपियर हो रहा होगा। ठीक है, डिसअपियर होगा। सही है, तो इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगी इस रिएक्शन की, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ना, ऑफ रिएक्टेंट, मैं सिर्फ कैपिटल आर लिखूंगी, समझ जाना। इस माइनस का साइन क्योंकि डिसअपियर हो रहा है, डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ रहे हो, डेल्टा। और रेट ऑफ अपेयरेंस, रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल्स टू पॉजिटिव में होगा पी डेल्टा पी, ब्रैकेट में पी अपॉन डेल्टा टी। ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन लिए है ना, ये बात तो याद है ना। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए मैंने, अच्छा दूसरी बात, अगर मैं इसी चीज की रेट रेट इक्वेशन देखूं, रेट एक्सप्रेशन अगर पूछ लिया जाए, रेट एक्सप्रेशन क्या होगी, रेट एक्सप्रेशन, इसको मैं अगर रेट, इसकी पूरी, इस पूरे रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन ये होगी। लेट सपोज मेरे पास रिएक्शन है ए, ये पूरा रिएक्शन है बी से सी प्लस डी, ये रिएक्शन मुझे मिला है, इसकी मुझे रेट एक्सप्रेशन निकालनी है। तो रेट एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगी, 1/a अंडर ब्रैकेट ए डेल्टा टी। ठीक है, देखो ये जो कोफिशिएंट है ना ये 1/a में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगी, सिमिलरली फिर इज इक्वल्स टू लिखूंगी, फिर माइनस साइन लगाऊंगी, फिर 1/b लिखूंगी, और फिर डेल्टा, यहाँ पे सॉरी मैंने डेल्टा लगाना भूल गई, डेल्टा कंसंट्रेशन बी एंड कंसंट्रेशन टी। ठीक है, फिर इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगी, अब पॉजिटिव का साइन रहने दूंगी, 1/c डेल्टा सी, डेल्टा कंसंट्रेशन सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फिर 1/d अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन है, ये टोटल रेट एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1/a और कोफिशिएंट्स 1 में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन है। लेकिन सिमिलरली इसी इक्वेशन की अगर तुमसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या है, तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस, डिसअपेरेंस किसकी होगी, ए की होगी और बी की होगी। तो पहले ए की निकालते हैं फिर बी की मैं बताती हूँ। ए की क्या होगी, डेल्टा ए, माइनस का साइन तो लगेगा दोनों सूरतों में, और डेल्टा टी। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ बी क्या होगी, माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट्स हैं बी और डेल्टा टी। सही है, सिमिलरली रेट ऑफ अपेयरेंस अगर पूछी गई, रेट ऑफ अपेयरेंस किसकी पूछी जाएगी, दोनों प्रोडक्ट्स की पूछी जाएगी। हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ है सी और डी, हमारे पास प्रोडक्ट है, सी की क्या होगी डेल्टा सी और डेल्टा टी, डेल्टा डी
मतलब कंसंट्रेशन में डी लेना, ये मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए। ये लो। ठीक है। अब इसमें नोटिस करो, मैंने वन अपॉन में कुछ भी नहीं लिया है, साइन तो मैंने लिखे हैं वैसे ही, लेकिन मैंने वन अपॉन में कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है, आगे हमारे पास ये हमारी रेट एक्सप्रेशन बनेगी और रेट ऑफ अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस बनेगी। ठीक है। अब सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सारी चीजें मेरी हो गई है इसमें से कवर। एक एवरेज रेट होता है, एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में फर्क क्या है? ठीक है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। कि वो तुम लोगों को डिफरेंस बताने लगी थी, बट उससे पहले एक चीज याद रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन किन चीजों का निकल रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तीन तरह के रिएक्शन होते हैं। एक तो बहुत ही फास्ट होता है, जैसे आयनिक रिएक्शन होते हैं हमारे पास, है ना। और कुछ होते हैं थोड़े स्लो, और कुछ होते हैं रिएक्शन हमारे पास इंटरमीडिएट। अच्छा, अब ये जो डीके होता है ना, डीके वाला प्रोसेस, फॉसिल्स बनने वाला, ये बहुत स्लो होता है, बड़े अरसे में जाके होता है, तो ये वाले का हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करते। आयनिक रिएक्शन जैसे होते हैं उनमें हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं करते, जो फौरी तौर पे हो जाते हैं। एक होते हैं इंटरमीडिएट, जो थोड़ा स्लो, जो मीडियम के वाले स्लो, मीडियम स्लो वगैरह के होते हैं, वो होते हैं। हम सिर्फ इनका निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम इन सारी चीजों का निकाल रहे होते हैं। दूसरी चीज, मैंने ग्राफ तुम्हें प्रोडक्ट का तो बता दिया था, मैंने ग्राफ तुम्हें रिएक्टेंट्स का नहीं बताया था। रिएक्टेंट्स का ग्राफ बनेगा यू, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम, टाइम ऑफ टोटल रिएक्शन है। ठीक है, वो दोनों में टाइम टी सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में टाइम टाइम सेम है, बट कंसंट्रेशन, जिन चीज की कंसंट्रेशन ले रहे हैं उसमें डिफरेंस है। तो वो ऐसे बनेगा, यानी टाइम जीरो पे या कुछ टाइम पे कम वो इसकी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जैसे जैसे बढ़ जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कंसंट्रेशन जो है वो कम हो गई। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव का साइन आता है इसमें, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हम क्या कहते हैं, माइनस का साइन लगा रहे होते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, रेट लॉ के बारे में। रेट लॉ बेसिकली है क्या? रेट लॉ क्या है हमारा? अच्छा, मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गई हूँ, इंस्टेंटेनियस और डेल्टा या स्मॉल टी की ना। देखो, जब हमारे पास एवरेज रेट होगा ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आई एम सॉरी, ये काफी बड़ा हो गया, थिकनेस काफी ज्यादा हो गई। एवरेज रेट होगी ना, तो एवरेज में रेट कब मेजर किया जाता है? जब पीरियड, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट है ना, इंस्टेंट मतलब इंस्टेंट से निकला है, इंस्टेंटेनियस रेट। इसकी स्पेलिंग देख लेना। जो इंस्टेंट, एक इंस्टेंट में एक रिएक्शन हो रहा है, थोड़े छोटे से टाइम में हो रहा है। एक हो रहा है एवरेज रेट, मतलब थोड़ा इंटरमीडिएटली स्लो रिएक्शन है, इतना रिएक्शन है कि इसका टाइम कंसिडरेबली थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे एक दो घंटे टाइम ले रहा है। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन जिसमें टाइम काफी, मतलब थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा ज्यादा टाइम है। टाइम इंटरवल्स में हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए को डिफाइन किया है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखो, तुम्हारे पास अगर हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाए, वैसे उमूमन ये आता नहीं है। जब एवरेज रेट की बात करी होगी ना, तो डेल्टा टी यूज होगा। और क्या यूज होगा? डेल्टा सी या डेल्टा ए आर या पी, इस तरह से यूज हो रहा होगा तुम्हारी इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में। लेकिन अगर छोटा टाइम होगा ना, बहुत छोटे से टाइम में रिएक्शन हुआ होगा, तो स्मॉल डी लिखा हुआ होगा। स्मॉल डी मतलब स्मॉल चेंज, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ए, या स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, स्मॉल डी लिखा हुआ है ये। ठीक है, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इस तरह से लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पास। ठीक है ना, स्मॉल चेंज, यानी डी मतलब स्मॉल, छोटा चेंज, डेल्टा मतलब थोड़ा बड़ा चेंज। ठीक है, ये सारी चीजें, इस चीजों को ध्यान में रखना। हो सकता है तुम्हारे पास आ जाए एमसीक्यू वगैरह में, तो कंफ्यूज हो रहे हो, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कैसा एक्सप्रेशन है। हो सकता है तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है और इसे फॉल्स कर जाओ। फॉल्स मत करना, ये भी ठीक चीज है। और क्या कहते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, रेट लॉ के ऊपर हम आते हैं। रेट लॉ क्या है हमारे पास?
रेट लॉ। रेट लॉ बेसिकली क्या है? रेट लॉ है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो अ, और अब इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि रिलेशन बनाता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही है, ऑफ केमिकल रिएक्शन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। समझ रहे हो? ये ऐसे है कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन की स्पीड। चलो, रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रही थी, जो ये किसी ना किसी तरह प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट की। ए और बी थे ना हमारे रिएक्टेंट, तुम्हारा हमारी जो हमारा रिएक्शन था वो मैंने क्या लिखा था? ये था ना हमारा रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन के हवाले से ही हम सारी की सारी बात और सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है ना इसी रिएक्शन के हवाले से बात करें। तो ये यानी हमारी ए और बी के रिएक्शन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब ये मैं बताऊंगी एक्स और वाई क्यों लिया हमने, ए और बी क्यों नहीं लिया, जब रेट लॉ की बात कर रहे हैं। रेट लॉ की जब हम बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी रिएक्शन की स्पीड इसके रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि मोल्स में लेते हैं ना, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, ये हमारा रेट लॉ जो है इस रिलेशनशिप को बताता है। तो हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करने पे आऊं, तो मेरा जो रेट लॉ ये आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या लग रहा है हमारे पास? रेट कांस्टेंट लग रहा है के, ए रेस टू दी पावर एक्स, बी रेस टू दी पावर वाई। अच्छा जी, मैंने एक चीज तुम लोगों को पहले नहीं बताई थी, एक चीज ये कि जब भी ये जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आ रही है ना, हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है, ये कैसे आ रही है? ये एक्सपेरिमेंटली आती है। ये एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा हमेशा एक्सपेरिमेंटल होती है। ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिफाइन होती है, एक्सपेरिमेंटली इनको डिटरमाइन किया जाता है। ये हम कोई अपने हवाले से अपनी सोच से नहीं कर सकते, या रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है उसको देखकर हम नहीं बता सकते। कोई भी रिएक्शन दिया गया है ना, रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया गया है उसको देख के नहीं बता सकते एक्स और वाई क्या होगा। एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल पता चलेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से नहीं पता चलता। ठीक है, ये थ्योरेटिकल नहीं होता, ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास आ जाए ना कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई, और तुम ये मत लिख देना 1/a। एक तो रेट इक्वेशन कभी भी इस तरह डिफाइन नहीं करना, ए और बी ये कभी भी इस तरह से नहीं बताना। और अगर ये गलत है, ये रॉन्ग है, और ये ही सही है, एक्स और वाई से बताना, पहली बात। दूसरी बात जो है, तुम जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आए ना, तो तुम अपने रेट लॉ की, जब हम तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा होगा, तो तुम जो है ना इसको ए और बी वाई ये बताना, और यहाँ पे के की वैल्यू और आर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के तब इक्वल होती है, यानी ए कोफिशिएंट्स, ए और बी कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स के इक्वल एक्स और वाई की वैल्यू तब होगी जब हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, या फिर क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, तब भी हमारे कोफिशिएंट्स के इक्वल होगी एक्स की वाई की वैल्यू। ठीक है, वरना फिर एक्स और वाई ए बी के इक्वल जरूरी नहीं है कि हो। बहुत सारे टाइम ये होता है कि होते हैं, बट जरूरी नहीं होता कि वो एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो। हमेशा देखो मल्टीपल स्टेप्स में तो बिल्कुल भी नहीं होते, सिंगल स्टेप में सिर्फ होते हैं ए और बी के इक्वल एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात हो सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में आ जाए, या तुम्हें ट्रिक करने के लिए कुछ तरह से सवाल पूछा जाए तो तुम्हें मसला हो रहा हो। ठीक है, हमारा मैंने क्या कहा, रेट लॉ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन उसको डिटरमाइन कर रहा है, उसकी कंसंट्रेशन के साथ उसकी रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप से मैं इसे याद रखना, रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की, स्पीड ऑफ रिएक्शन की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है ना रेट लॉ इस रिलेशनशिप को डिटरमिन करता है। अच्छा, दूसरी बात, अब के ऊपर आ जाते हैं। के जो हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, तो ये जो हमारा रेट कांस्टेंट है ना, के की वैल्यू याद रखना टेम्परेचर के ऊपर ही चेंज होती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो के की वैल्यू भी चेंज होगी। के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, ओनली डिपेंडेंट ऑन
टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। बाकी कंसंट्रेशन, अगर तुम्हें दो तरह के रिएक्शन दिया जाए, रिएक्शन सेम है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो मत लिख देना कि के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं होगी, ये बात याद रखना। के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, के की वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसी और चीज के ऊपर। ठीक है, दूसरी बात जो तुम लोग की याद करने वाली है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, क्या मैंने बताया, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर एक्स और वाई, एलिमेंट्री यानी फर्स्ट और वो फर्स्ट वन स्टेप के, सिंगल स्टेप के जो रिएक्शन होते हैं, जो सिंगल स्टेप वाले एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं इन्हें। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होते हैं, इनमें एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, ये बात। दूसरी बात तुम लोगों को क्या मुझे बतानी थी कि रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब वन होगा तब भी एक्स और वाई की वैल्यू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होगी रिएक्शन के। अब मैं इसके यूनिट्स की थोड़ी सी इक्वेशन ड्राइव करती हूँ, इसको और से देखना कि यूनिट कैसे निकालोगे तुम। के का यूनिट निकालना होता है, के यूनिट से सारी चीजें डिटरमिन होती है कि आपके पास जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी ना, ये एक्स और वाई की वैल्यू ही डिटरमाइन करती है। ठीक है, लेट सपोज मुझे रेट की इक्वेशन दी हुई है, ए उसके ऊपर एक्स लिखा हुआ है, और बी, बी के ऊपर वाई लिखा हुआ है। अब पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताओ क्या होगा इसका। एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी सम ऑफ एक्स एंड वाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ जो है पावर ऑफ, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन सर्च करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है हमारे पास इंटरनेट पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड इन द रेट लॉ इक्वेशन। सही है, वो इन दोनों का सम, जो कि एक्सपेरिमेंटली जो जो पावर है ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर ये सम आ जाता है जीरो, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, सॉरी इसको काट देते हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जीरो। सही है, अगर एन यानी सम जो एक्स और वाई का जो सम है वो इज इक्वल टू वन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा वन होगा, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर एन की वैल्यू टू आती है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। सही है, सिंपल, फर्स्ट होगा, जीरो होगा और सेकेंड। ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद फर्स्ट जीरो, अब इसकी इसके यूनिट भी तुम्हें हो सकता है दे दी जाए, पर देखो हर जब जरूरी नहीं है हर चीज हमेशा बताई जाए। अक्सर तुम्हें जो है ना यूनिट भी दिया जाएगा, और उससे भी तुम पता कर सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का तुम्हें यूनिट दे दिया, के का यूनिट दे दिया जाए, और उससे तुम पता लगाओ कि भाई तुम्हारा जो है रेट कांस्टेंट क्या क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। हो सकता है सिर्फ के की वैल्यू तुम्हें बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट लिख के दी गई होगी और के की यूनिट लिख के दे दिया होगा। अब मैं तुम्हें पहले बताती हूँ, पहले तो तुम्हें के का यूनिट में तुम्हें निकाल के दिखाती हूँ। के को अगर मैं रेट लॉ की जो इक्वेशन है उसको अरेंज करूँ, तो इसको ऐसे अरेंज कर सकती हूँ ना मैं। ठीक है, ऐसे मैं कर सकती हूँ, इन दोनों की यूनिट निकालू, ये रेट है, रेट का यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट रेट क्या था हमारे पास, रेट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यही था ना, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम था। तो कंसंट्रेशन को मैं लिखूंगी मोल पर लीटर, और सेकेंड इनवर्स यानी पर सेकेंड है ना, और ए का यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर, और बी का यूनिट मोल पर लीटर। यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स। ठीक है, मैं अब इसका यूनिट निकाल रही हूँ, मोल पर लीटर। अब नीचे हमारे पास, ऊपर तो मोल पर लीटर है ना, और सेकेंड इनवर्स है, इसको यहीं पे ऐसे ही रहने दो। नीचे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मोल पर लीटर एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई हुआ। अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी क्योंकि ऊपर नीचे भी बेस सेम है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर बेस सेम, वन माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, वन माइनस एन के इक्वल होता है ना एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा के का यूनिट बनेगा।
सही है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुझे कैसे निकालूंगी? अगर अगर तुम्हें के का यूनिट दे दिया जाए, लेट सपोज के का यूनिट दे दिया है मोल्स पर लीटर -1 S-1, ठीक है, सिर्फ ये दे दिया है मोल्स, इस तरह का यूनिट तुम्हें दे दिया गया है तुमको, तो हम इसको इसी फॉर्मूले में कैलकुलेशन करके बताते। 1 - N, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। मोल्स पर लीटर जो मैंने अभी ड्राइव किया है ना, 1 - N। अच्छा, एन की वैल्यू यहाँ पे -1 लेना और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा? N1 - N की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। एन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे 2 और सेकेंड इनवर्स, तो 2 आ गई, तो यानी 2 वैल्यू आ रही है, तो ये डिनोट करेगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर बताएगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास वैल्यू आ जाती है, मेरे पास वैल्यू आती है के की, यानी मोल्स पर लीटर के ऊपर जो है ना वैल्यू एन की 0 दी गई है, ठीक है। एन की वैल्यू 0 दी गई है, या फिर के दिया गया इज इक्वल्स टू मोल्स पर लीटर 1 - 0 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 - 0 1 ही होगा, तो मोल्स पर लीटर 1 आ जाएगी वैल्यू के की, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एन की वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ रही है? एन की वैल्यू आ रही है 1, तो कैसे के हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, के का यूनिट दिया हुआ होगा मोल्स पर लीटर। वैसे तो तुम्हें थोड़े दिनों में याद ही हो जाएगा, एन की वैल्यू माइनस 1 - 1 0 होता है। किसी भी चीज का पावर 0 हो जाए तो वो 1 में के इक्वल हो जाती है, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब एन की वैल्यू अगर 2 है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू दे दी है तुम लोगों को 3, ठीक है, सिर्फ 3 दे दी है और सेकंड इनवर्स दे दिया तुम लोगों को, क्वेश्चन में ये आया है। तुम इसको आप फॉर्मूले में पुट करोगे के फॉर्मूले में, तो मोल पर लीटर 1 - और यहाँ पे 3 लिख दो। 1 - 3 क्या होता है? के की वैल्यू क्या बन जाएगी? मोल्स पर लीटर -2 और सेकेंड इनवर्स। अच्छा, अब ये बात याद रखो, एक चीज बस समझ लो, ठीक है, -3 दी हुई है, तो अगर तो ये हो जाएगा +2 में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, एक चीज याद रखो तुम लोग, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो एन की वैल्यू होती है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास एन कैन बी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 के भी इक्वल हो सकता है, किसी भी पॉजिटिव नंबर के भी हो सकता है इक्वल, ठीक है। ये चीज याद रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो नंबर है हमारे पास, एन का जो नंबर है वो नेगेटिव, 0 या पॉजिटिव, तीनों चीजें हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तुम लोगों को शायद सारी ही चीजें बता दी है, कुछ रह तो नहीं गया? और ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों चीजों के लिए यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे पास अब लेट सपोज सवाल आ जाए कि तुम्हारे पास दिया हुआ है एक स्टेप का रिएक्शन, सिंगल स्टेप दिया हुआ है, सिंगल स्टेप में एक रिएक्शन हो रहा है, और उसमें तुम लोगों को दे दिया है ए
प्लस बी और सी सी प्लस डी डी, ठीक है। यही वाला रिएक्शन दे दिया और तुम्हें बोला गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेट सपोज यहाँ पे ए की जगह था यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1 था बी की जगह, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया है, उन्होंने बोल दिया है कि क्या निकालोगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की बात की गई है, तो तुम क्या बनाओगे, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है, ठीक है। तो तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कर सकते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो सेकेंड ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। अगर ये सही हो जाएगा ना, ये सही होगा, क्लियर होगा। लेकिन अगर चीज तुम्हारे पास सवाल ये दिया हुआ आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसके बाद तुम्हें ये ऑर्डर दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 निकल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 नहीं कर सकते तुम, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन में ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम ये नहीं डिटरमाइन करेंगे, हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखेंगे क्या है, ठीक है। हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे।